to the STBA podcast. Today, it's a matter of honor for me as well as the entire STBA family, as today we have Honorable Arjun Ramji Meghwal, the current serving Minister of Law and Justice of India. So, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू। और सर, मैंने आपको न्यूज़पेपर से लेकर रेडियो तक सुना है, हमारे देश के इतने बड़े मुद्दों में भी आपका जिक्र हमेशा रहता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपसे मिल पा रही हूँ। और आप भी हमारे जैसे बीकानेर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ पे संसद में रहते हैं तो हम सभी की छाती तन जाती है। ओह, वेरी गुड। हमारे लिए गौरव का बात है। थैंक यू मैम। तो धन्यवाद आप यहाँ पे आए जी। तो क्या हम आपकी परमिशन से स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू स्टार्ट। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ आप एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आप एक रिटायर्ड आईएएस भी हैं, आप 3 टाइम सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अभी तो आप हमारे इतने बड़े डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं जो है लॉ एंड जस्टिस। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी ये जो इंट्रीगिंग आपकी जो जर्नी है, जो इतनी जिसके लिए मैं इतनी क्यूरियस हूँ, मैं जान चाहती हूँ आप सभी हमारे व्यूअर्स को भी बताएं आपकी इस जर्नी के बारे में। देखिए, जीवन की यात्रा में मेरा इतना ही कहना है युवा साथियों से कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहला तो इसका एक आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मेहनत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब गुण उसमें होने चाहिए जो नागरिक आगे बढ़ना चाहता है, लड़का हो चाहे लड़की। इन गुणों के साथ फिर अगर उसने शॉर्टकट नहीं अपनाया तो मुझे लगता है थोड़ी तकलीफ कहीं हो सकती है, कोई अवरोध आ सकता है, लेकिन सारे अवरोध पार हो जाते हैं जी। मैं मेरी जर्नी से ये आपको कह सकता हूं कि आप अवरोध से नहीं घबराएं। जैसे अभी क्रिकेट का मैच हुआ और अपन चंद्रयान 2 का भी उदाहरण ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। 3 हमारा सफल हुआ, लेकिन चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ। जब 3 सफल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। और अभी जब क्रिकेट का हम फाइनल नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप, तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिकेट के टीम के लोगों को और कहा मुझे भारतीय टीम पे गर्व है। ये जो मनोबल बढ़ाने वाले लोग हैं उनका आप साथ जरूर हमेशा रखें। जो निराशा फैलाते हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई क्षमता नहीं है, उनकी सुन लो, उनसे थोड़ा दूर रहो और जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं उनका साथ पकड़ो, तो मुझे लगता है सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सर। जी सर, मैं आपसे अपना अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको खूब बधाई देना चाहती हूँ कि आपके लॉ मिनिस्टर होते हुए विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसके लिए जो फीमेल्स हैं इतने टाइम से वो डिज़ायर कर रही थी कि ये पास होए, और कई पार्टियों ने इसका जिक्र किया कि हमने इसे इनिशिएट किया था, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार ने इसको पास करवाया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब इस बिल को पास करवाने की बातें चल रही थी तब मोदी सरकार के दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था और उन्हें क्यों लगा कि ये इतना ज़रूरी है कि हम इस बिल को पास करवाएं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारा नया संसद भवन बना और नए संसद में पहला सत्र हुआ, और उस सत्र में ये पहला बिल जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना। तो ये जो बड़ा विषय था, ये 27 साल से हमारे देश में अटका हुआ था, और 27 साल पहले जब इस बिल को लाया गया तो आपने देखा हुआ कि बहुत विरोध हुआ। फिर एक कमेटी में गया, कमेटी के बाद सभी दलों के लोगों ने राय दी, उसके बाद फिर बिल आया, फिर विरोध हुआ, और कुछ दल इसमें इतने अड़ गए थे कि महिला आरक्षण अधिनियम में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की महिलाएं हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दो।
और उसके कारण रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन ये एक टेक्निकल बिंदु आया और उसको लेकर के और समस्या खड़ी हुई और ये बिल 27 साल से अटका हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इस बिल को समझा, पकड़ बनाई, प्रयास करते रहे और दलों को समझाते रहे और अंततः 2019 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने देश के, तो उनके मन में ये निश्चित रूप से था कि इस बार हमें ये जो महिला आरक्षण विधेयक है इसको पास कराना है और उसके सर्वसम्मति बनानी थी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लॉ है। इतिहास में ये बिल हमेशा याद किया जाएगा। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो माइलस्टोन छोड़ जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि संसद हो, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा दोनों मिलकर संसद बनती है, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में रहते हैं। तो लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभाएं, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो हमारा इंटरनेशनल एवरेज है उससे बहुत कम है। तो हम प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, विकसित देश भी बनना चाहते हैं, और अगर महिलाएं पीछे रहेगी तो हम विकसित देश कैसे बनाएंगे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में स्पष्ट सोच रहा, जिस थॉट प्रोसेस की तुम बात कर रही हो। उसके बाद अलग अलग दलों से बात करते रहे। जो हमारी संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत जो बैठकें होती थी, जिसको हम ऑल पार्टी मीटिंग कहते हैं, या अपोजिशन के नेताओं के साथ जब हम बैठते थे संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी कभी कभी आते थे, कभी कभी राजनाथ सिंह जी उनकी अध्यक्षता करते थे, जो डिप्टी लीडर है लोकसभा के, तो हमें महसूस होता था कि इसमें कुछ सहमति बन सकती है, लेकिन सर्वसम्मति बन जाएगी ये मुश्किल था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में तो सर्वसम्मति बना दी, लोकसभा में हमारे 2 MP उन्होंने विरोध किया, लेकिन खाली 2 ने विरोध किया, बाकी सब ने समर्थन किया। तो भारतीय संसद ने ये बहुत ही एक ऐतिहासिक बिल पास किया, जो 27 सालों से अटका हुआ था। उससे पहले से ही डिमांड थी, 1952 से लेकर के भी महिलाएं कम आ रही है लोकसभा में, तब से डिमांड आ रही थी, लेकिन 27 साल से तो बिल ही अटक गया। 27 साल पहले आया बिल संसद में और उसके बाद अटक गया। ये नरेंद्र मोदी जी की विल पावर, उनकी कार्य करने की क्षमता, सभी विरोधी दलों से बात करने की ताकत, और उसके कारण इस पे सर्वसम्मति बनी। इसलिए संसद भवन नया और उसमें भी महिला आरक्षण का बिल, मुझे लगता है कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में इतना माइलस्टोन है, ये अभी तो पता नहीं चलता है, लेकिन आने वाले समय में जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब भारतीय संसदीय इतिहास की समीक्षा होगी, तो ये सबसे बड़ा माइलस्टोन गिना जाएगा। बिल्कुल, मैं खुद अग्री करती हूँ आपसे, और मेरे को लगता है इट्स रियली कमेंडेबल। और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा ही बेंचमार्क सेट कर देता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक किया नहीं है। और महिलाओं के बारे में बात करें तो इट्स अ बिग अकम्पलिशमेंट फॉर देम एज वेल। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन अपना पूछना चाहूंगी। पूछिए। महिला आरक्षण बिल का जो मेन एसेंस है कि जो साधारण परिवारों से जो महिलाएं आ रही हैं, हम उनको ज़्यादा एम्पावर करें, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बढ़े। लेकिन हमारे देश में एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, जो है नेपोटिज्म, या फिर जिसे हम कहते हैं फेवरेटिज्म। तो क्या आपको लगता है कि जो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो फैमिलीज बिलोंग करती हैं, वो अभी भी अपनी माँ, बहन या फिर बेटियों को इसीलिए खड़ा करेंगी ताकि वो लोग पीछे से पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज कर पाए? अब महिलाओं में भी जागृति आ गई। देखिए, जो राष्ट्रीय दल हैं उनमें संगठन में महिलाओं को लंबे समय से लेना शुरू कर दिया। अब जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ कांग्रेस भी है, हमारे यहाँ पे दूसरे दल भी हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त है। उनमें महिला संगठन में आने लगी। जब महिला संगठन में आने लग गई तो वो राजनीति क्या होती है उसके बारे में काफी गहनता से अध्ययन करती है, और जो दया भाव, करुणा भाव,
ममता भाव जो एक महिला में होता है वो अधिक होता है। तो अगर महिला ज्यादा हमारी संसद में, विधानसभाओं में आएगी, तो जो बिल बनेंगे, बिल पेश होंगे, बिल पास होंगे, वो भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। उनमें जो छोटी मोटी कमी रह जाएगी उनको महिला दूर करेगी, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद अब आड़े आएगा। अब महिला खुद जागृत है, महिला संगठन भी आगे हैं, आगे आए हैं, दल भी आगे आ रहे हैं, और एक सोच भी उभरा है कि जो वाकई ही कार्य करता है, जो वाकई ही महिलाओं के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, उनको हम लोकसभा में भेजेंगे, उनको हम विधानसभा में भेजेंगे। हाँ, अपवाद स्वरूप कुछ आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 30 साल बाद, 25 साल बाद जब भारतीय संसदीय इतिहास की जब समीक्षा होगी, तो महिला आरक्षण बिल, जिसको हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा है, ये सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कदम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अपने अगले सवाल पे चलते हैं जी। इसी से रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि जो भारत देश है उसमें मेल सुप्रीमेसी चलती है। न सिर्फ घरों तक सीमित है ये, बल्कि ऑफिस से लेके पॉलिटिकल स्फेयर में भी ज़्यादा मेल की रिप्रेजेंटेशन है। और इसके अलावा एक बीएससी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज है उसमें सिर्फ 9% ऐसी कंपनीज है जिसमें टॉप लेवल की पोजीशंस विमेन्स होल्ड करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे देश में पेट्रियार्की चले आ रही है, क्या इस पे एक बंधन लगेगा? क्या फीमेल्स को भी उतना ओहदा मिलेगा, उतना दर्जा मिलेगा, और क्या मेट्रियार्की की संभावना है? देखिए, पुरुष प्रधान समाज की तुमने बात की, ये ठीक है। भारतीय समाज विकसित होते होते यहाँ तक पहुंचा है। बीच में 1000 साल का कालखंड ऐसा आया जब महिलाओं का विकास प्रॉपर जिस ढंग से होने होना चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास देखते हैं तो बहुत विदुषी महिलाएं हुई है जिन्होंने भारतीय समाज का मार्गदर्शन किया है। उभय भारती से लेकर के गार्गी से लेकर मैं बहुत नाम ले सकता हूँ। लेकिन वो 1000 साल का कालखंड जिसमें थोड़ी कमी रही, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी महिलाओं ने बराबर भागीदारी निभाई। देश आजाद होने के बाद महिलाओं ने बहुत अपना संघर्ष, सत्यनिष्ठा, भागीदारी निभाने का प्रयास पूरा रखा। अब जो महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है, उसके बाद महिलाओं में जागृति भी बहुत आई है। तो अब हम एक सपना लेके चले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो जब भारत को विकसित भारत बनाना है और आधी आबादी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो विकसित भारत कैसे बनाएंगे? इसलिए वो चीजें जो तुम कह रहे हो या तुम्हें जो डर है, वो अब पीछे चला गया है। अब भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है और पुरुष भी अपने इस मानसिकता को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अन्यथा जो संसद में बैठे थे वो पुरुष ही थे ना इस बिल को पास करते हुए। कईयों को अपने में डर था, लेकिन हमने कहा ये 50% पॉपुलेशन है, इसको साथ लेके चलना है। अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो लक्ष्य बड़ा है, इसलिए छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे और पुरुष भी छोड़ेंगे छोटे छोटे स्वार्थ। तो आपके अनुसार जो लोगों का माइंडसेट है वो पॉजिटिवली बदलेगा? वो बदलेगा, क्योंकि विवेकानंद जी ने एक बार पुरुषों को समझाते हुए कहा है कि आपको पुरुष और महिला ऐसे बोलने के बजाय आपको ह्यूमन बीइंग बोलना चाहिए। और जब आप ह्यूमन बीइंग बोलेंगे तो ये भाव पुरुष है, ये महिला है, ये गायब हो जाएगा और मानवता का धर्म आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही मानवता आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ जाएगा। तो अगले सवाल पे बढ़ते हुए, मतलब मैं आपके साथ बैठी हूँ तो एक चीज मैं भान पा रही हूँ कि जो आपका स्वभाव है उसमें शालीनता है, आप सटल है नेचर वाइज, और आपके व्यक्तित्व में भी ये उभर के आ रहा है कि आप कितने सरल है स्वभाव। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी आप अपने व्यक्तित्व में ये जो सरलता लेके चल रहे हैं, आप इसके ऊपर लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि इसके पीछे आप किससे प्रभावित हैं, या फिर ये चीज आप में कैसे डेवलप हुई? नहीं, वो अपने आप से ही आदमी को प्रभावित होना चाहिए। ये जो चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया है ना, ये जब रुकती है तो मानव का विकास रुकता है। देखिए, हम जब बैठे हैं, जो भी मानव है, ह्यूमन बीइंग है, जो विवेकानंद जी के शब्दों में, इसके बॉडी के 4 पार्ट हैं।
एक है फिजिकल बॉडी हम्म, और दूसरा है हमारा माइंड। तो एक हुई बॉडी जिसमें फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, हमारे सेंसेस, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब सम्मिलित हो जाती है, तो वो बॉडी हुई। एक हमारा बॉडी का ही पार्ट है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो है माइंड। हम्म, और एक हमारा और पार्ट है मजबूत, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट। और एक और मजबूत पार्ट है बॉडी का, उसको कहते हैं हम सोल। हम्म, तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को अगर हम एक पेज पे रखेंगे तो आदमी का स्वभाव भी सरल होगा, उसका घमंड भी जाता जाएगा, हम्म, क्योंकि वो चिंतन अंदर से होता है। और आत्मा का जो प्रकाश है वो आदमी को सरल ही बनाता है, घमंडी नहीं बनाता। उस तक पहुंचने की जरूरत है। हम्म, तो हम मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, अगर हम 10, 15, 20 मिनट एक शांत चित्त से एक जगह बैठ करके अंदर झांकना शुरू करें, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन, हम्म, चिंतन मनन मंथन की प्रक्रिया को आप जारी रखेंगे तो आपका स्वभाव भी सरल होगा, आपके और जो मानवीय गुण हैं वो विकसित हो जाएंगे और आपको श्रेष्ठ नागरिक बना देंगे। ये मेरा दावा है। तो अब मैं आपसे अपना आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जी। हमारे जो स्कूल है उसमें एकेडमिक इवोल्यूशंस के लिए वो जाना चाहता है। हम नए नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज आदि, ताकि जो बच्चे हैं उनको इन सब्जेक्ट्स का भी ज्ञान हो, उनको एक्सपोजर मिले नए नए। और 2016 में आप भी, जब हमारे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को यस। इंक्लूड किया गया था, तब आप इसके इनॉग्रेशन पे आए आया थे। था, मैं आया था। और उसके बाद मतलब हमारे जो स्कूल है वो कई उन्होंने पदों को छुआ है। जैसे आज प्रेजेंटली जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी देखने गए हैं, वो उसे विटनेस कर रहे हैं खुद। और कुछ दिन पहले भी हमारे स्कूल के लीगल स्टडीज के बच्चे, जिनमें मैं खुद भी आती हूँ, हम लोग सारे जोधपुर हाई कोर्ट भी देखने गए थे। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे स्कूल के बच्चों को इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए रुझान उनमें बढ़े, उसके लिए आप उन्हें कुछ बताइए प्लीज। देखिए, आज आपके स्कूल में ही एसटीबीए में एक संविधान दिवस मनाने का अभी कार्यक्रम था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, तो उसके बारे में मैंने कई चीजों का जिक्र किया। जैसे तुमने अभी कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्कूल के लोग आमतौर पे ऐसे सब्जेक्ट को लेते नहीं है, लेकिन बच्चों में ये भावना होती है कि हम भी कुछ बड़े बिजनेसमैन बने, इंटरप्रेन्योर बने, तो रिस्क झेलने की जो क्षमता है वो कितनी हो, कहां तक का रिस्क झेला जाए, जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में या हमारे उद्योग को बढ़ाने में या हमारे इंटरप्राइजेस को बढ़ाने में या हमारे सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में जो चैलेंजेस आएंगे उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ऐसे मन में उनके सवाल होते हैं। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट इन सवालों को टाल देता है। मैं धन्यवाद देता हूं बापना स्कूल को कि उन्होंने ऐसे मैटर को टाला नहीं, और जो विद्यार्थियों में ये विषय था उसको उन्होंने एड्रेस किया, तो ये बड़ी बात है। दूसरा, मैं सोच रहा हूँ कि लीगल का भी काफी जो काम यहाँ हो रहा है, जैसे आज मैं देख रहा था मैरिज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नए नए निर्णय इस संबंध में जो आए उनके बारे में जो हमारा लीगल जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी नई नई जानकारी देने के लिए 3 वकील आए हुए थे। तो ये तो अच्छी बात है एसटीबीए की कि उन्होंने ये कई चीजें ऐसी करी है। और आज जो तुमने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हमारे स्कूल के बच्चे गए हैं, 40 बच्चे अभी बता रहे थे बोरा जी मुझे, तो मैं भी कोशिश करूंगा। मैं तो हूँ यहाँ, लेकिन हमारा स्टाफ उनसे आज मिलेगा। तो अगर लीगल के जो स्टडी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी अगर आते हैं दिल्ली, तो मैं कोशिश करूंगा। एक हमारी इंडियन लॉ स्टडी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है ILI, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही है, तो उन बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन कराएंगे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ, तो एक लेवल बढ़ेगा। ऐसे कुछ और सुझाव मैं इनको बोरा जी को देके जाना।